नमस्कार दोस्तों, मैं रविश कुमार। स्वागत है आपका आज की बड़ी खबरों में। चलिए बिना किसी देरी के जानते हैं देश भर की तमाम बड़ी खबरें जो हर किसी के लिए जानना जरूरी है। आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक देखें और हमें सपोर्ट करने के लिए चैनल को जरूर ज्वाइन करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्रेटर नोएडा में यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो का उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि आज उत्तर प्रदेश सिर्फ देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के निवेशकों के लिए बड़ा हब बनता जा रहा है। मोदी ने जीएसटी सुधार और देश कारोबारी सुगमता का जिक्र करते हुए बताया कि छोटे किसान से लेकर बड़े उद्योगपति तक हर किसी को यूपी की प्रगति से लाभ मिलेगा। इस शो में कई ग्लोबल कंपनियां भी शामिल हुईं और प्रदेश के उद्योगों में निवेश की दिलचस्पी दिखाई। वहीं यूपी सरकार का कहना है कि यह आयोजन रोजगार और निवेश का सबसे बड़ा मंच साबित होगा। बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। बिहार में आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। महागठबंधन की ओर से वोटर अधिकार यात्रा का नेतृत्व राहुल गांधी और तेजस्वी यादव कर रहे हैं। वहीं असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम भी सीमांचल न्याय यात्रा निकाल रही है। ओवैसी ने महागठबंधन से 6 सीटों की मांग की है, जबकि तेजस्वी यादव ने एआईएमआईएम के साथ गठबंधन से इनकार किया है, यह कहते हुए कि इससे भाजपा को लाभ हो सकता है। इस मुद्दे पर महागठबंधन में मतभेद उभरकर सामने आए हैं। बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल ने पीएम मोदी पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री चाहते हैं कि जनता स्वदेशी उत्पाद इस्तेमाल करे, लेकिन खुद पहले स्वदेशी इस्तेमाल करें। केजरीवाल ने कहा कि पीएम विदेशी जहाज और विदेशी सामान छोड़ें और भारत में काम कर रही 4 अमेरिकी कंपनियों को बंद करें। उन्होंने जोर दिया कि जनता केवल प्रवचन नहीं बल्कि ठोस कार्रवाई की उम्मीद रखती है। इस बयान के बाद राजनीतिक बहस तेज हो गई। बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। दिल्ली पुलिस ने एक बड़ा ऑपरेशन चलाकर नकली किताबों की छपाई करने वाले रैकेट का भंडाफोड़ किया है। इस छापे में 233 से ज्यादा फर्जी किताबें बरामद हुई। पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया जो बड़ी पब्लिशिंग कंपनियों की किताबें कॉपी करके बेच रहे थे। इन नकली किताबों की बिक्री से छात्रों और किताब खरीदने वालों को भारी नुकसान हो रहा था। पब्लिशर्स ने राहत की सांस ली और कहा कि यह कार्रवाई सही दिशा में उठाया गया कदम है। पुलिस का कहना है कि इससे आगे और बड़े नेटवर्क को पकड़ने में मदद मिलेगी। बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। राहुल गांधी के खिलाफ राष्ट्रद्रोह का मामला दर्ज किया गया है। शिकायत में आरोप है कि उनके बयानों से देश की एकता और सुरक्षा को बड़ा नुकसान हो सकता है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। विपक्ष इसे राहुल की आवाज दबाने की साजिश बता रहा है, जबकि सत्ता पक्ष कह रहा है कि कानून अपना काम करेगा। इस घटना के बाद राजनीतिक माहौल और गर्म हो गया है और सोशल मीडिया पर भी बहस तेज हो गई है। मामले की गूंज संसद से लेकर सड़कों तक सुनाई दे रही है। बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार में नई योजना शुरू की है जिसका नाम है मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना। इस योजना के तहत महिलाओं को स्वरोजगार शुरू करने के लिए वित्तीय मदद दी जाएगी ताकि वे नर्सरी, मिट्टी के बर्तन और अन्य छोटे व्यवसाय आसानी से शुरू कर सकें। नीतीश कुमार ने योजना की पहली किस्त भी ट्रांसफर कर दी है। सरकार का दावा है कि यह योजना महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने में मदद करेगी। वहीं महिलाओं ने इसे एक स्वागत योग्य कदम बताया है और उम्मीद जताई है कि इससे उनके जीवन में सकारात्मक बदलाव आएगा। बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। योगी सरकार ने महिला सुरक्षा के लिए बड़ा ऐलान किया है। अब हर थाने में महिला हेल्प डेस्क होगी जिससे महिलाएं सीधे अपनी शिकायत दर्ज करा सकेंगी। इसके अलावा 1090 महिला हेल्पलाइन को और मजबूत किया गया है। ग्रामीण इलाकों में बीट पुलिसिंग शुरू की जाएगी ताकि सुरक्षा हर कोने तक पहुंचे। सरकार का कहना है कि इन कदमों से अपराध कम किया गया है। विपक्ष ने कहा कि योजनाओं के साथ उनका सही अमल भी बेहद जरूरी है। बढ़ते अगली बड़ी खबर की ओर। जगतगुरु रामभद्राचार्य ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश को मिनी पाकिस्तान कहा, जिससे राजनीतिक और धार्मिक हलकों में विवाद खड़ा हो गया। इस बयान के बाद नगीना से सांसद और भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर आजाद ने बिना नाम लिए तीखा हमला बोला और कहा कि ऐसे संत जिनकी आंखें नहीं हैं उनके पाप बड़े हैं। उनके तीखे शब्दों ने पहले से नाजुक स्थिति को और उग्र बना दिया। संत समाज में नाराजगी फैल गई और कई संतों ने आजाद से माफी की मांग की। इस विवाद ने सोशल मीडिया और राजनीतिक गलियारों में बहस तेज कर दी है। बढ़ते अगली बड़ी खबर की ओर। लद्दाख में राज्य का दर्जा बहाल करने की मांग को लेकर आंदोलन तेज हो गया है। प्रदर्शन के दौरान हिंसा भड़क उठी जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई और कई लोग घायल हुए।
पुलिस बल को तैनात करना पड़ा ताकि हालात नियंत्रण में आ सकें। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि सरकार ने लद्दाख के हितों की अनदेखी की है। वहीं राजनीतिक दल इस मुद्दे पर आमने सामने हैं। सरकार ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है और स्थिति को सामान्य करने के प्रयास तेज कर दिए हैं। बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। क्रिकेटर सूर्य कुमार यादव विवादों में घिर गए हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पीसीबी ने आईसीसी से शिकायत की है कि उन्होंने राजनीतिक बयान दिया। इसके बाद आईसीसी ने सुनवाई कर उन्हें चेतावनी दी है और कहा कि खिलाड़ियों को राजनीति से दूरी बनानी चाहिए। इस मुद्दे पर फैंस बंट गए हैं। कुछ सूर्य कुमार का समर्थन कर रहे हैं तो कुछ उनकी आलोचना कर रहे हैं। अब देखना होगा कि यह विवाद आगे कितना बढ़ता है और इसका खेल पर क्या असर पड़ता है। बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। मध्य प्रदेश में गौ हत्या को लेकर राजनीति गरमाई हुई है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कांग्रेस पर करारा हमला बोला और कहा कि प्रदेश में गौ हत्या रोकने के लिए सख्त कानून मौजूद हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि धार्मिक भावनाओं से खिलवाड़ाने गौ हत्या के बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कांग्रेस ने सरकार पर पलटवार करते हुए इसे सिर्फ राजनीतिक मुद्दा बताया। इस विवाद से प्रदेश की राजनीति में नया तनाव पैदा हो गया है। बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। यूपी की लोकल सिंगर सरोज सरगम को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उन पर देवी देवताओं का अपमान करने वाला वीडियो बनाने का आरोप है। इसके अलावा जंगल की जमीन पर अवैध कब्जे का भी केस दर्ज किया गया है। पुलिस ने उन्हें हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। सोशल मीडिया पर इस मुद्दे पर जमकर बहस हो रही है, जिसमें कुछ लोग गिरफ्तारी को सही मान रहे हैं तो कुछ इसे अभिव्यक्ति की आजादी का मुद्दा बता रहे हैं। बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। भाजपा सांसद संजय जायसवाल ने लालू परिवार पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा कि अगर लालू परिवार राजनीति से दूर हो जाए तो बिहार अपने आप अपराध मुक्त हो जाएगा। जायसवाल ने आरोप लगाया कि राज्य में फैले भ्रष्टाचार और अपराध की जड़ यही परिवार है। कहना है कि विकास और नई पीढ़ी के अवसरों में यही लोग सबसे बड़ी बाधा हैं। आरजेडी समर्थक इसे भाजपा की हताशा बता रहे हैं और विरोध कर रहे हैं। इस बयान से बिहार की राजनीति में गर्माहट और बहस बढ़ गई है। बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। छत्तीसगढ़ की पूर्व सीएम भूपेश बघेल की पूर्व उप सचिव सौम्या चौधरी की 16 संपत्तियां एओ ने जब्त कर ली हैं। इन संपत्तियों की कुल कीमत लगभग 47 करोड़ बताई जा रही है और ये संपत्तियां उनके रिश्तेदारों और सहयोगियों के नाम पर खरीदी गई थी। यह कदम राज्य में भ्रष्टाचार के खिलाफ एक बड़ा संदेश माना जा रहा है। इससे पहले ईडी ने भी उनकी 29 संपत्तियां जब्त की थीं। एओ ने कहा है कि आगे भी ऐसे मामलों पर सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। फिलिस्तीनी राष्ट्रपति महमूद अब्बास ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में इजरायल पर आरोप लगाया और कहा कि गाजा में मानवता के खिलाफ अपराध किए जा रहे हैं। उन्होंने संघर्ष विराम, मानवीय सहायता और राजनीतिक समाधान की मांग की। इस बयान के बाद गाजा संघर्ष पर वैश्विक मतभेद और तेज हो गए हैं। बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। भारत ने विश्व व्यापार संगठन वथु के मछली सब्सिडी समझौते को मंजूरी देने की प्रक्रिया शुरू की है। इस कदम से भारत और अमेरिका के व्यापारिक संबंधों में सुधार की उम्मीद जताई जा रही है। सरकार का कहना है कि इस समझौते से देश के मछुआरों के और मछली उद्योग को सीधे लाभ मिलेगा और यह कदम वैश्विक व्यापार नियमों के अनुरूप भी है। विशेषज्ञों का मानना है कि यह कदम अमेरिका की चिंता दूर करने के साथ साथ भारत के मछली उत्पादों को वैश्विक बाजार में प्रतिस्पर्धी बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण है। साथ ही इससे निवेश और निर्यात के अवसर बढ़ेंगे और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में भारत की भूमिका मजबूत होगी। व्यापार विश्लेषक बता रहे हैं कि इससे दोनों देशों के बीच आर्थिक सहयोग और निवेश के नए रास्ते खुल सकते हैं।